हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से संबंधित लगभग 30 प्रश्न हैं। 29 प्रश्नों को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 30 प्रश्नों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बीपीएससी 2.0 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को पता होगा भाषा विज्ञान से और 1 में भी ट्री 1 में भी भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वैसे तो ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी, नेट सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ थोड़ा शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले इसको हम जूम करेंगे क्योंकि मोबाइल में दिखता नहीं है, छोटा छोटा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। ऑप्शन ए है ब्लूमफील्ड, ऑप्शन बी है जेस्पर्सन, ऑप्शन सी है सोस्यूर, ऑप्शन डी है ग्लेसन। उत्तर आपका हो जाएगा आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक फर्नाद सोस्यूर को माना जाता है या सोस्यूर भी लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिया गया है। जो ये सीरीज वही है जो मैं पहले ट्री 2 के लिए पढ़ाती थी और बाकी जो रह गया था, एग्ज़ाम आ गया था, वही सीरीज है। तो अभी हम इसको पूरा करेंगे। उसमें तो लिटरेचर पूरा हो चुका था, साहित्य पूरा हो चुका था, व्याकरण के प्रश्न और भाषा विज्ञान के प्रश्न बचे हुए थे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी एग्ज़ाम आने तक इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि फर्दिनेंद या फर्दिनाद भी लिखा होता है कहीं कहीं, फर्दिनेंद द सोस्यूर, जिनका जन्म है 1857 में और मृत्यु है 1913 में। उनका नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है भाषाई क्रांति। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? भाषाई क्रांति के रूप में उभरे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता, उच्चारण की सुविधा। तो यहाँ प्रयत्न लाघव का उत्तर आपका हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा उच्चारण की सुविधा। ठीक है, उच्चारण की सुविधा, ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 के बारे में यहाँ दिया गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा है। ठीक है, उच्चारण की सुविधा है। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। तो ये भी नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पूछ दिया प्रयत्न लाघव का अर्थ, और यदि पूछ दे कि मुख सुख का अर्थ क्या होगा तो उच्चारण की सुविधा, या उच्चारण की सुविधा को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? मुख सुख की सुविधा। या प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है, उसमें उच्चारण की सुविधा न दे के मुख सुख दिया गया हो तो मुख सुख ही इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर तीसरा नंबर की वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजनागम का। ठीक है, तो यहाँ इसका विकास हो रहा है। किस रूप में विकास हुआ? बनारस, वाराणसी पहले नाम था, बाद में बनारस सब कहने लगे और बनारस नाम पड़ा। इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण है व्यंजन विपर्यय का। ठीक है, व्यंजन विपर्यय का। लोप तो हुआ नहीं है, लोप होगा र ये है, अड़ के स्थान पर न भी है तो लोप नहीं हुआ। आगम भी नहीं हुआ है, कोई दूसरा, यहाँ भी 4 वर्ण है और यहाँ भी 4 वर्ण है, आगम दूसरा नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ। और स्वर व्यंजनागम ये भी नहीं है, स्वर और व्यंजन का आगम कह रहा है कि दूसरा स्वर और दूसरा व्यंजन आ जाए, नहीं ये भी नहीं हुआ है। व्यंजन विपर्यय हुआ है क्योंकि स में, यहाँ स में बड़ी की मात्रा, यहाँ स में बड़ी की मात्रा नहीं है। ठीक है,
यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है। विपर्य किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसी को हम विपर्य कहते हैं। ऊपर देखिए ना आप लोग, विपर्य। विपर्य का मतलब है कि किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य तथा अक्षर विपर्य। और यहाँ क्या था, व्यंजन विपर्य। वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्य विकास का उदाहरण है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 दिया है, टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा को। और यह प्रश्न शायद पूछा गया था या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12 किसी में भी ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। वहाँ एक ही नाम आप लोगों को देखने के लिए मिला है उत्तर में, लेकिन याद रखिएगा आदर्श भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। ठीक है। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। इसीलिए हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम के परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन ए है सरलता से क्लिष्टता की ओर, ऑप्शन बी है जटिलता से सरलता की ओर, ऑप्शन सी भावों से विचारों की ओर, ऑप्शन डी विचारों से भावों की ओर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि भाषा की प्रकृति क्या होती है, जटिलता से सरलता की ओर। ठीक है। जटिलता से सरलता की ओर आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। भाषा क्या है? वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है, यानी छाया है। विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं और संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव रखती हैं, परंतु हिंदी भाषा अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की इस विशेषता के अत्यंत निकट है। हिंदी शब्द पूर्व में भारतीयता या भारत से संबंध का द्योतक था, जो कि प्रायः अभारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। अभारतीयों का मतलब जो भारत से बाहर भी थे, विदेशी लोग भी थे, उन लोगों के द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता था। आगे है कि अर्थात वे लोग जो भारत से आए हैं या भारतीय हैं, उन्हें और उनकी बोली को हिंदवी कहते हैं। कालांतर में यह शब्द हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं एवं बोलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। हिंदी के इतिहास पर नज़र डालें तो पाते हैं कि इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है तथा यह भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में एक गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती गई। प्रश्न नंबर 6 है, न्यायालयीय यानी न्यायालय वाली भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है? न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है? निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता, कोमलता। तो न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता होती है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे दिया है कि न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। प्रश्न नंबर 7 है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। क्या हो जाती है? दुरूह, सरल, भावपूर्ण और सरस। तो कोई भी भाषा या बोली मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है, उसको हम
अच्छे ढंग से बोल पाते हैं, अच्छे ढंग से लिख पाते हैं और हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है जिसे प्राप्त कर लेने पर वह बोली या भाषा सरल हो जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है रोमेटिक हेमेटिक परिवार, बी है चीनी भाषा परिवार, सी है काकेशियन परिवार, डी है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी भाषा परिवार, और इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। आप लोग यदि वो देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चीनी भाषा परिवार। भाषा परिवार को हम कई तरह से उसको हम लोग बांट के पढ़े हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रश्न नंबर 8। आइए इसके बारे में देखते हैं डेफिनेशन। इसके बारे में दिया है कि चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं बर्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। कहाँ हैं? भूटान और भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। ठीक है, चीनी है। प्रश्न नंबर 9 है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सामान्य शब्दावली, ऑप्शन बी है साहित्यिक शब्दावली, ऑप्शन सी है बोलचाल की शब्दावली, ऑप्शन डी है पारिभाषिक शब्दावली। उत्तर आपका हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ऑप्शन डी पारिभाषिक शब्दावली। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। उत्तर आपका हो जाएगा ज्ञान विज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासुओं के लिए है पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तथा यथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, समाज। उत्तर आपका हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक, न कि राष्ट्रपति को मारिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं बल्कि भाषा वैज्ञानिक। जो भाषा के बारे में जानेगा वही पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? आलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली, लाक्षणिक शैली। उत्तर आपका हो जाएगा वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से है। ऑप्शन बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा का शब्दावली का अनुवाद है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो
किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। ऑप्शन बी आपका आंसर सही हो जाएगा। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। जैसे मीटर, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर, ये सब क्या हैं? अंग्रेजी भाषा की शब्दावलियां हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से मुक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक का मतलब है जो लिखा हो ज्यों का त्यों हम उसको समझ सकें, जैसे हम जैसा लिखा हो पढ़ के तुरंत उसको वैसा ही समझ लें। यह नहीं कि लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो उसमें आप लोग पढ़े ही होंगे और समझ पाएंगे कि अभिधा का मतलब यही होता है कि हम उसको ज्यों का त्यों समझ लें। ठीक है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा पहले वाली क्लास में। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। अब तक हम लोगों ने 14 प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब यहाँ से जो 15 प्रश्न है, यहाँ से 15 से लेकर 20 तक के प्रश्न को अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पारिभाषिक शब्द छांटना है। आइए देखते हैं। निर्देश दिया है 15 से 20 के लिए दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पारिभाषिक शब्द छांटिए। प्रश्न नंबर 15 है ऑफिशियल लैंग्वेज। अक्सर आप लोग बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज का उत्तर आपका हो जाएगा राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा, राजभाषा। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे इस वाले एग्जाम में, ठीक है, T2 में। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं। कार्यालयी भाषा कहते हैं जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होते हैं। इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द राजभाषा होगा। राष्ट्रभाषा को नेशन लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा को नेशन लैंग्वेज कहते हैं। लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज कहते हैं और संपर्क भाषा को कॉन्टेक्ट लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 देखा, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद से नेशन लैंग्वेज, पब्लिक लैंग्वेज और कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया है एडिटर। एडिटर को क्या कहते हैं हिंदी शब्द में? राजदूत, अभियंता, संशोधक, संपादक। एडिटर, एडिट करने वाला, एडिटर, एडिट करने वाला एडिटर होता है। तो एडिटर किसे कहते हैं? संपादक को कहते हैं, ठीक है, संपादक को कहते हैं। ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। एडिटर शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द संपादक होता है। राजदूत का होता है इनवॉय, राजदूत का इनवॉय, तो ये भी याद रखिएगा। और अभियंता का इंजीनियर, ये तो सबको पता है, लेकिन ये थोड़ा याद रखिएगा, इनवॉय, इनवॉय इम्पोर्टेंट है राजदूत का। और संशोधक का अंग्रेजी अनुवाद होता है मॉडिफायर, ये भी लगभग सब लोग जानते होंगे मॉडिफायर, लेकिन इनवॉय हर एक को पता नहीं होता, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 हो गया। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या होगा पारिभाषिक शब्द? तो ट्रेनिंग का हो जाएगा, ऑप्शन ए है प्रशिक्षण, बी है परीक्षण, सी परिवीक्षा, डी रेल का चालन। अभी जो लोग ट्रेनिंग में गए होंगे उन लोगों को तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग का अर्थ होता है प्रशिक्षण। ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। दिया है ट्रेनिंग शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण होगा, ठीक है। और दिया है परीक्षण का होता है टेस्ट, याद रखिएगा, परीक्षण का टेस्ट
और परिवीक्षा जो दिया था, परिवीक्षा का हो जाएगा प्रोबेशन। ठीक, ट्रेनिंग हो जाएगा प्रशिक्षण का, परीक्षण का टेस्ट, और परिवीक्षा का प्रोबेशन। ये प्रोबेशन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है रिजर्वेशन। अक्सर सब लोग बोलते हैं रिजर्वेशन कराना है। रिजर्वेशन का अर्थ क्या होगा, यानी हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? अनुसंधान, आरक्षण, स्थिरीकरण और आरोपण। उत्तर आपका हो जाएगा रिजर्वेशन कराना यानी आरक्षण कराना है। टिकट आरक्षण कराना यानी रिजर्वेशन कराना। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ दिया है कि रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द आरक्षण होगा। अनुसंधान का होगा रिसर्च और स्थिरीकरण का हो जाएगा स्टेबिलाइजेशन तथा आरोपण का अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी अनुवाद एलिगेशन। ठीक है, रिसर्च, स्टेबिलाइजेशन और एलिगेशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 से अपॉइंटमेंट का क्या हो जाएगा? नियुक्ति, विज्ञप्ति, आदेश, अनुमोदन। ये भी अक्सर सब लोगों को पता होगा। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र। ठीक है। अपॉइंटमेंट शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द नियुक्ति होगा। विज्ञप्ति का हो जाएगा एडवर्टीजमेंट। ये याद रखिएगा। यही सब शब्द पूछे जाते हैं और पूछा गया है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा विज्ञप्ति का, और आदेश का ऑर्डर ये तो पता ही है। अनुमोदन का हो जाएगा अप्रूवल, अनुमोदन भी होता है। ठीक है, अनुमोदन का हो जाएगा अप्रूवल। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे वर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया है रजिस्ट्रेशन का क्या हो जाएगा? हिंदी पारिभाषिक शब्द नामांकन, संशोधन, पंजीकरण, आरक्षण। तो रजिस्ट्रेशन का क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना यानी पंजीकरण करवाना है। ऑप्शन सी आपका उत्तर से हो जाए, न कि नामांकन। याद रखिएगा, अक्सर लोग नामांकन पर ट्रिक करते हैं। नामांकन नहीं होगा, पंजीकरण होगा। रजिस्ट्रेशन का शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द हो जाएगा पंजीकरण। नामांकन का हो जाएगा इनरोलमेंट। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। नामांकन का हो जाएगा इनरोलमेंट, संशोधन का हो जाएगा अमेंडमेंट संशोधन का, और आरक्षण का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा रिजर्वेशन, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों को पता होगा कि सुनीत कुमार चटर्जी भी भाषा विज्ञान है, वैज्ञानिक है। धीरेन्द्र वर्मा ने भी लिखा है व्याकरण का और भाषा विज्ञान का किताब, और भोलानाथ तिवारी का भी है। लेकिन जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं और ये भाषा वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्रनाथ शर्मा इत्यादि भाषा वैज्ञानिक है, जबकि जयशंकर प्रसाद महान कवि एवं नाटककार हैं। ये छायावादी कवि कहे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहेब कालेलकर। बाल गंगाधर खेर, और इसको पूछा गया था बीपीएससी टी 2 में बीजी खेर के नाम से, बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर। तो ये आज की क्लास बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। और आप लोगों को ये भी नोटिफिकेशन मिला होगा कि EMRS जो एग्ज़ाम अभी हुआ है TGT PGT का, उसका फिर से मतलब दोबारा नोटिफिकेशन आया है, फिर से फॉर्म भरे जाएंगे और एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी से आप लोग तैयारी करिए। दिया है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उनके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तकनीक भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर, ये क्या थे? बाल गंगाधर खेर बीजी खेर क्या थे? बम्बई के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी उस समय मुख्यमंत्री थे, की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ। ठीक है,
प्रश्न नंबर 23 है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन और सी राजगोपालाचारी। उत्तर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर खेर या बीजी खेर। ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 24 है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। क्या है लघुत्तम इकाई? भाषा की शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो सबसे लघुत्तम जो इकाई है वो है शब्द। सार्थक पूछ रहा है, सार्थक, न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लोग ध्वनि को कहने लगते हैं, लेकिन ये सार्थक नहीं है। ध्वनि तो मुख से बोली जाती है, न कि उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ जो होता है उसे सार्थक कहते हैं। तो उत्तर आपका हो जाएगा शब्द। शब्द से बड़ा क्या होता है? पद, पद से बड़ा वाक्य। ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। शब्द सार्थक इकाई होते हुए भी वाक्य में इसका प्रयोग ज्यों का त्यों नहीं कर सकते। शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है। सार्थक अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दों का विशेष क्रम होना जरूरी होता है तथा उनमें प्रत्यय, विभक्ति आदि को भी देखना आवश्यक होता है। जब सारी प्रक्रियाओं के बाद शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन जाएं, तभी सही अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तभी सही अर्थ की प्राप्ति होती है। एक ही शब्द के अनेक वाक्य भी बन सकते हैं। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है। जिसका महत्व भाषा का है उतना ही महत्व शब्द का है, क्योंकि भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाती। ठीक है, भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाती और शब्द भाषा के अस्तित्व की निशानी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, वाक्य, शब्द, ध्वनि। तो भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। लगभग ये सबको पता है कि संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी भाषा यदि किसी को आता है तो वो भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकता है हिंदी के जरिए। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, अतः हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। प्रश्न नंबर 27। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, कब हुई थी, किससे हुई थी? हिंदी भाषा की उत्पत्ति ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको बड़ी ही डिटेल्स में। ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन बी है लौकिक संस्कृत, ऑप्शन सी है सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी है प्राकृत अपभ्रंश। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से। इसमें कितनी आती है बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश में? सौरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां आती हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। 1 2 3 4 5। ठीक है, 6। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी और मसनवी। कहीं कहीं मनसवी भी लिखा होता है, मसनवी शैली। ठीक है, तो ये मसनवी शैली हिंदी में नहीं आएगी। ये मसनवी शैली कहाँ प्रयोग होती थी? सूफी रचनाओं में। जब भक्ति काल हम लोग पढ़े हैं, भक्ति काल में सूफी रचनाएं की जाती थी, उसी में मसनवी शैली का प्रयोग होता था। ठीक है,
आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। वो कौन कौन सी हैं? हिंदुस्तानी, उर्दू तथा संस्कृत निष्ठ हिंदी। इसके अलावा एक चौथी शैली अंग्रेजी मिश्रित भी है। दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के क्षेत्रों में बोली जाती है। मसनवी शैली हिंदी की शैली नहीं है। मसनवी शैली हिंदी की शैली नहीं है। यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई जो फारसी की शैली है। तो पता चल गया आपको, मसनवी शैली क्या है? फारसी की शैली है। प्रश्न नंबर 29 है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ऑप्शन ए है भाषा परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन बी है भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ऑप्शन सी है भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। और ऑप्शन डी है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भाषा जो है पैतृक संपत्ति होती है। यहाँ गलत चुनना है क्योंकि ये सारे सही हैं, ये जो है गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ठीक है, पैतृक संपत्ति होती है। इसमें सही है भाषा परिवर्तनशील भी होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज भाषा विज्ञान से संबंधित 29 प्रश्नों को पढ़ लिए और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे जो हिंदी की बोलियां हैं उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।